क्लास 12 हिस्ट्री का जो थीम 3 है, किनशिप कास्ट एंड क्लास। तो इस ट्यूटोरियल में जो कि नोट्स पॉइंट ट्यूटोरियल है, हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। जो इसका जो चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, उम्मीद है कि आपने उसको वॉच किया होगा, जिससे कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन यहीं पे देते हैं। तो चलिए फिर पॉइंट्स उठाते हैं। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कास्ट हेरारकी। कास्ट हेरारकी का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि जो वर्ण सिस्टम, फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा था, तो हेरारकी का मतलब होता है कि उसमें क्रम बनते हैं, वर्टिकल ऑर्डर में बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे टॉप पे कोई होगा, सबसे बॉटम पे कोई होगा और बीच में भी लोग होंगे। तो दिस इज हेरारकी। यहाँ पे हम कास्ट हेरारकी की बात कर रहे हैं, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो क्रम बने थे उनकी बात कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कास्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि इट रिफर्स टू हेरारिकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज। डिफरेंट सोशल कैटेगरीज थी, जिसमें ब्राह्मणास को टॉप पे रखा गया, और शूद्रा जिन्हें अनटचेबल्स कहा गया उन्हें बॉटम पे रखा गया। एंड सब कुछ जो जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड, साफ साफ धर्म सूत्राज में और धर्म शास्त्राज में लिखा गया है। अब देखिए उन्हीं धर्म सूत्राज एंड धर्म शास्त्राज में हमें एक और पॉइंट पिकअप करना, द राइट ऑक्यूपेशन। मतलब लोगों के लिए क्या आइडियल ऑक्यूपेशन है, उन्हें किस काम को करना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए, किस पेशे को अपनाना चाहिए, किस पेशे को नहीं अपनाना चाहिए। तो ये सब कुछ धर्मशास्त्राज में, धर्म सूत्राज में लिखा गया। तो वर्ण के अनुसार क्या ऑक्यूपेशंस हैं, तो धर्म सूत्राज एंड धर्म शास्त्राज प्रिस्क्राइब ऑक्यूपेशंस फॉर ईच वर्ण। हर वर्ण का ऑक्यूपेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ब्राह्मणाज के लिए क्या था कि दे विल परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, यानी वो यज्ञ करेंगे। स्टडी एंड टीच वेदास, वो वेदास का अध्ययन भी करेंगे और लोगों को वेद की शिक्षा भी देंगे। और गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, उपहार लेंगे भी, उपहार देंगे भी। अब आप इसमें ये भी देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। क्षत्रियों की अगर हम बात करते हैं तो भाई उन्हें एंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध करना, एडमिनिस्टर जस्टिस, न्याय करना, प्रोटेक्ट पीपल, स्टडी वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस, परफॉर्म्ड, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव है ब्राह्मणों के लिए। एंड मेक गिफ्ट्स, और दान देना, दक्षिणा देना। और ब्राह्मणों में क्या था, गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। वैश्यास की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्रीकल्चर उसमें ज्वाइन करना है, पेस्टोरलिज्म ज्वाइन करना है, एंड ट्रेड। ये तीन तो आपको लिखने ही लिखने हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें वेदास को भी स्टडी करना है, यज्ञ करवाना है और उन्हें भी दान दक्षिणा वगैरह देना है। इसके अलावा ये तीन जो है एक्सक्लूसिव हैं वैश्यास के। क्षत्रियों के एक्सक्लूसिव में हो गया एंगेज इन वॉरफेयर, एडमिनिस्टर जस्टिस, प्रोटेक्ट पीपल। कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे वेदास को पढ़ना है तो वो ब्राह्मणों के लिए भी है, क्षत्रियों के लिए भी है और वैश्यों के लिए भी है। सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड देखें तो यज्ञ करवाना, ये क्षत्रियों के लिए भी है, ये वैश्यास के लिए भी है। तो ऐसे आप थोड़ा सा कॉमन स्टडी करिए। शूद्रास की बात आती है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो है कि बाकी जो तीन वर्ण है उनकी सेवा करना। मतलब इनको जो वर्क दिया गया है, काम बताया गया है, वो है सर्विट्यूड का, कि आप सेवक बन के लोगों की सेवा करिए। और यही अनटचेबल्स हैं, और इन्हीं में चांडालों की भी आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, उनके बारे में भी। अब आती है बात कि भाई ये जो व्यवस्था है इसको इन्फोर्स भी कराना है, तो क्या स्ट्रेटजीज ब्राह्मण ग्रंथों में अपनाई गई है कि भाई इन्हें किस प्रकार से लागू किया जाए, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी, है ना, कि पूरी की पूरी व्यवस्था लागू किया जाए। उसमें हमें डिविएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें आपको पहला है कि असर्टिंग डिवाइन ओरिजिन। ब्राह्मणों ने ये कहा, धर्मशास्त्र धर्मसूत्राज में लिखा गया कि भाई ये दैवीय व्यवस्था है, ये मानवों के द्वारा व्यवस्था बनाई गई नहीं है, इसलिए आपको इसका पालन करना ही करना। इट इज़ डिवाइनली ऑर्डेंड। और उसमें पुरुष सूक्त का जिक्र करते हैं, है ना, एक आदि पुरुष के बारे में, एक सुप्रीम, है ना, कॉस्मस बीइंग के बारे में, हु इज कंसीडर्ड द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। वो सब हमने चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया, और मैंने वहाँ पर आपको बकायदा कुछ सूक्त भी दिखाए हैं। तो उसमें ही लिखा गया है किस प्रकार से कि पुरुष सूक्त में किस प्रकार से जो ब्राह्मण है ना, वो सुप्रीम बीइंग के मुख से जन्मे हैं, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय की हैं, जो उनकी जांघें हैं वो वैश्य के लिए, और जो पैर हैं वो शूद्र के। वो सारे श्लोक भी मैंने वहाँ दिखाए हैं। इसके अलावा राजाओं को, मतलब एक तो दिखाया गया भाई ये धार्मिक ग्रंथ हैं और ये पूरी व्यवस्था दैवी है, इसलिए आपको मान लेना चाहिए, ये हमने खुद नहीं बनाया। इसके अलावा राजाओं को कहा गया कि भाई अपने किंगडम में आप जो है इस पूरी व्यवस्था को लागू कराइए। तीसरा यह है कि लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि ये जो व्यवस्था है ये जन्म से ही तय हो जाती है। मतलब अगर ब्राह्मण के परिवार में किसी का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, मतलब इसका कोई भी तोड़ है ही नहीं है। जस्ट यू गेट बर्थ एंड यू आर असाइंड वन ऑफ दीज वर्णास। और इसके अलावा
और भी जो तरीका गया चौथा ये है कि रीइंफोर्सिंग देम थ्रू नैरेटिव्स। इसके अलावा जो है तरह तरह के जो है स्टोरीज़ हैं प्रचलित हैं, जैसे महाभारत भी है, इसे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं, और महाभारत जो है एक युद्ध की स्टोरी भी है। तो इस तरह की स्टोरीज नैरेटिव्स में भी ये जो व्यवस्था है इसका जिक्र किया गया, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई, दैट इज़ का रीइंफोर्सिंग। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर कि अंडरस्टैंडिंग कास्ट हायरार्की, द राइट ऑक्यूपेशन। अब बात आती है कि नॉन क्षत्रिय किंग्स, क्योंकि जो वर्ण सिस्टम है उसमें ये बताया गया है कि भाई जो क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये जो पूरी की पूरी जो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में बातें लिखी गई, क्या ये पूरी अक्षरशः सत्य होती थी, क्या उनका पूरी तरह पालन होता था? तो सबसे पहला पॉइंट है क्षत्रिय एक्सक्लूसिविटी, यानी सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों के लिए। ये जो हमने ब्लैक में जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, अगर आप इनको ना भी याद रखना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो पॉइंट्स स्टार हो रहे हैं उनको भी आप बना के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लिख सकते हैं। ये तो मेरा नोट्स का तरीका है जो मैंने इस तरह से दिया है। तो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय हैं, उन्हें ही किंगशिप अपनानी चाहिए, गद्दी पे बैठना चाहिए, शासन चलाना चाहिए, राजा बनना चाहिए। लेकिन डिविएशन कहाँ देखने को मिलता है कि देयर आर अदर ओरिजिन्स ऑफ रूलिंग लिनेजेस, मतलब और भी मतलब क्षत्रियों के अलावा भी शासन करने वाले वंश मिले हैं, जैसे कि उनके डाइवर्स ओरिजिन्स हैं, मतलब दे आर नॉट क्षत्रिय, देयर आर नॉन क्षत्रिय, मतलब उसमें ब्राह्मण भी हो गए और बाहर के लोग भी हो गए। तो दिस मैनी रूलिंग lineages likely had different diverse origins challenging the notion of strict क्षत्रिय लीनिएज। तो भाई क्षत्रिय वंश का ही शासक होना चाहिए, तो इसके लिए तो चैलेंजिंग हो गया ये। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया मौर्यास के ऊपर, है ना। तो मौर्यास कौन थे, तो पॉइंट बनता है डिबेट ओवर मौर्यास बैकग्राउंड। तो मौर्यास के बारे में क्या है कि भाई ये बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर पर उन्होंने शासन किया, लेकिन उनके सोशल ओरिजिन के बारे में एक मत नहीं है, यूनिवर्स मतलब एक कहा जाए तो कंसेंसस नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं यानी जो बौद्ध टेक्स्ट हैं वो उन्हें क्षत्रिय ठहराते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना, उनका व्यू है कि वो एक लो ओरिजिन के थे, मतलब उनका कुल एक बहुत ही निम्न कुल के थे, वो सोसाइटी में बहुत ही लो कैटेगरी से आते थे। एनीवे ये भी तो नॉन क्षत्रिय थे। इसके बाद आपको एग्जाम्पल मिलेगा सुंगा एंड कन्वाज, यानी सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश के लोग और कन्व वंश के लोग। तो ये जो है क्या खासियत है, क्योंकि हमने टाइटल लिया है नॉन क्षत्रिय। इमीडिएट सक्सेस ऑफ मौर्यास, यानी मौर्यों के बाद देखिए मगध पर अब चीज़ें हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में समझाई हुई है, वहाँ जाकर समझ लीजिएगा, यहाँ हम करेंगे तो फिर उतने लंबे लंबे वीडियोस बन जाएंगे। तो मौर्यास के बाद सुंग वंश का शासन आता है, फिर सुंगों को परास्त करके कन वंश का शासन आता है, और ये सब ब्राह्मण थे, नॉन क्षत्रिय थे, है ना। तो अब देखिए ये टाइटल आपको एकदम जस्टिफाइड होता है ना। अब बात आती है कि एक्सेस टू पावर, यानी सत्ता किसके हाथ में आ सकती थी, क्या सिर्फ क्षत्रियों के हाथ में आ सकती थी जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया था वर्ण सिस्टम के अनुसार। तो राजगद्दी पे कौन बैठ सकता था, तो राज सत्ता जो है उसके बारे में आपको पॉइंट याद रखना है कि पॉलिटिकल पावर वाज एक्सेसिबल टू दोज, यानी सत्ता उसके हाथ में आ सकती थी हु कुड गार्नर सपोर्ट, जो समर्थन हासिल कर सके और संपदाओं और रिसोर्सेज पर भी अपना कब्जा जमा सके। मतलब उसके पास अगर रिसोर्सेज हैं, उसके पास लोगों का सपोर्ट है, रिसोर्सेज का मतलब जैसे सेना वगैरह हो गई, हथियार वगैरह हो गए, है ना, तो सपोर्ट रिसोर्सेज है, तो वो राजा बन सकता था, वो गद्दी पे बैठ सकता था, वो अपने वंश की स्थापना कर सकता था। तो नॉट सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ऑन बीइंग बॉर्न इनटू क्षत्रिय फैमिली। तो अगर आपके पास सपोर्ट है, यू कैन मस्टर सपोर्ट, यू हैव द रिसोर्सेज, और आपके पास दमखम है, तो आप नॉन क्षत्रिय हैं तो भी राजा बन सकते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आता है सकाज। अब देखिए जो जो हमारे देश के नहीं है, जो बाहर से आए, उसमें इंडो ग्रीक्स हैं, शक है, कुषाण है, ये सब बाहर से आए। तो ये जो टॉपिक हमने लिया था यहाँ पर, है ना, कि विदिन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो विदिन वाला तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि भाई जो हमारे जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसके तहत हमने पढ़ा। लेकिन ऐसा भी था जो इस व्यवस्था से बाहर थे। अब ये जो विदेशी लोग आए वो कैसे इस व्यवस्था का हिस्सा हो सकते थे, तो शक जो है वो तो विदेशी थे, और ये आपको इसमें भी पढ़ने को मिलेगा कि नॉन क्षत्रिय, यानी ये जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ है उनके अनुसार क्षत्रिय भी नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे इसको पॉइंट इसी टाइटल में शामिल किया गया। तो शक जो है वो विदेशी थे, बाहर से आए थे। द सकाज ओरिजिनेटिंग और सेंट्रल एशिया से आए थे, वर व्यूड एज आउटसाइडर्स। तो जो लोग विदेशी थे, बाहर से आए थे, भारत के नहीं थे,
आप कह सकते हो कि नॉन आर्य आप कह सकते हो। तो उन्हें आउट्स जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हें आउटसाइडर्स कहते थे, उन्हें मलेच्छ भी कहते थे, उन्हें बारबेरियंस भी कहते थे, बर्बर जाति का कहते थे, मलेच्छ कहते थे। आज भी हम लोग हिंदी में इस शब्द का यूज़ करते हैं मलेच्छ कहीं का, और देखिए कितना घिनौना शब्द है वो। तो उन्हें माना जाता था कि ये लोग असभ्य हैं, मतलब दे इनके इनके अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं है तो दे आर नॉन सांस्कृतिक। लेकिन जब वो भारत में आए तो आपको याद रखना है कि उनके ऊपर यहाँ की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। डिस्पाइट बीइंग कंसीडर्ड आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स होने के बावजूद भी जो पावरफुल मलिच्छा किंग्स थे, जैसे रुद्रदमन है ना, रुद्रदमन जो है शक शासक था, फेमस शक शासक। तो उसने सांस्कृतिक ट्रेडिशन से ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फैमिलियर थे। भारत में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शकों का शासन था, तो वो शायद भारत की संस्कृति से फैमिलियर थे, क्योंकि सुदर्शन लेक की मरम्मत जो है रुद्रदमन ने करवाई थी। इससे पता चलता है कि वो जनता का ध्यान रखना और ये सारी चीज़ें बात आती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सुदर्शन लेक के बारे में सब कुछ चैप्टर एक्सप्लेनेशन उनमें बताया हुआ है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आती है बात की सातवाहन रूलर्स। तो जो शक का उदाहरण दिया गया है ये आउटसाइडर्स थे, ठीक है, लेकिन सातवाहन आउटसाइडर्स नहीं थे। लेकिन टाइटल हमारा क्या है, टाइटल हमारा नॉन क्षत्रिय किंग्स का है, यानी पूरा का पूरा जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसके तहत क्षत्रिय राजा होने चाहिए, उनको सबको तोड़ने फोड़ने वाला उस ये जो पॉइंट्स हैं ये सब। तो सातवाहनाज अपने को ब्राह्मण कहा करते थे। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी को आपको याद रखना है, जो कि गौतम गोत्र का उसकी उनकी माँ थी। प्रोमिनेंट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, और वो अपने आप को यूनिक ब्राह्मण कहता था, है ना, बामना कहता था अपने आप को। और वो अपने आप को ये भी कहता था कि डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों के गुरूर को नष्ट करने वाला भी उपाधि उसने अपने आप को दी थी गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो ये भी एक नॉन क्षत्रिय राजा हो गया। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं कि उसने इंटरकास्ट मैरिज की इजाज़त नहीं दी थी, और वैसे भी जो ब्राह्मणिकल व्यू है वो इंटरकास्ट मैरिज को इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो सेम गोत्र में शादी व्यवस्था को नहीं मानते। येट गॉट इनटू मैरिज अलायंस विद सकास्ट, एक तरफ तो उसने जो है इंटरकास्ट मैरिज पे रोक लगाई थी, और खुद ही है ना उसने देखिए इंटरकास्ट मैरिज को फॉलो करते हुए शकों के साथ जो है रुद्रदामन के रिश्तेदारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किए। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात हो रही है। तो यहाँ तो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। और इससे दूसरा पॉइंट बनता है कि इट शोज दैट सातवाहना किंग्स वांटेड टू मेंटेन द प्योरिटी, यानी वो जो ब्लड है, ब्लड की प्योरिटी या वंश की प्योरिटी को मेंटेन तो करना चाहते थे। कैसे? इंटरकास्ट मैरिज को मना करके। फोर वर्णास की जो प्योरिटी है, दे नेवर फॉलोड दीज रूल्स, लेकिन शायद वो इन नियमों का पालन नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने शक जो कि विदेशी था, वर्ण व्यवस्था में नहीं आता था, यानी कि इसमें गोत्र शकों का तो बन ही नहीं सकता, उसके बावजूद भी उनसे उन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। दे इवन प्रैक्टिस इंडोगेमी। इसके अलावा सातवाहना के बारे में आपको ये भी जानना है कि वो इंडोगेमी की भी प्रथा का पालन करते थे, जबकि जो ब्राह्मणिकल व्यू है वो है एक्सोगेमस, मतलब एक्सोगेमी, बहुर्विवाह, यानी जिन लोगों के बीच में विवाह हो रहा है उनका गोत्र जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। और इंडोगेमी जो है परिवार में ही आपस में विवाह हो जाना, जिसे अंतर विवाह कहा जाता है। इसकी मनाही है धर्मशास्त्राज में, लेकिन सातवाहन जो है ब्राह्मण भी कहते थे और इनका पालन भी करते थे। और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो है वो एक्सोगेमी की बात की गई है। तो मेरे ख्याल से भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आती है जाति एंड सोशल मोबिलिटीज़। अब जाति जो हैं वो जो वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था में 4 व्यवस्था थी, तो इन व्यवस्था में जितने लोग थे उनकी डिफरेंट जातियाँ बनाई गई थी। तो वो है। और सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि समाज कैसे आगे बढ़ता है जातियों से जुड़कर। तो जाति डिफाइंड है, तो जाति इज अनदर टर्म यूज्ड टू डिनोट सोशल कैटेगरीज। सोशल कैटेगरीज के लिए तो वैसे हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा, ठीक है, लेकिन इसी सोशल कैटेगरीज में जातियाँ भी आती हैं जो वर्ण के बाद बनती हैं। तो अब देखिए सोशल कैटेगरीज वैसी एक सिंपल समाज को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और वर्ण के अलावा फिर तमाम जातियाँ आ जाती हैं तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो जो सोशल सिस्टम था, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास के तहत जो सोशल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, तो इट रिफ्लेक्ट टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी लाइक वर्णा जाति इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्थ। तो जाति भी वर्ण सिस्टम के अनुसार बर्थ पे बेस है, यानी कि अगर आपका किसी यादव परिवार में जन्म हो गया तो यादव जो हैं वो किसी न किसी वर्ण में तो आएंगे ही, और अगर वो वर्ण में नहीं आ रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई जाति बना दी जाएगी। मतलब जाति वॉज एक्सटेंशन ऑफ वर्ण सिस्टम, और जो वर्ण सिस्टम में नहीं है उनकी पहचान के लिए भी जातियाँ बनाई गई। तो अब दूसरी बात आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जाति। जातियाँ जो हैं वो फ्लेक्सिबल थी, मतलब वो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उनके ऊपर कोई रोक नहीं थी, जातियाँ बढ़ सकती थी। अनलाइक वर्णाज विच आर फिक्स्ड। देखिए वर्ण तो 4 पर फिक्स हो गए,
दे आर इनफ्लेक्सिबल। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ जातीज, लेकिन जातियों की संख्या पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया। न्यू ग्रुप्स सच एज, अगर कोई नया ग्रुप मिलता है जिसकी कोई जाति नहीं है, किसी वर्ण व्यवस्था में उसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनती है, तो उसे जाति से जोड़ दिया जाता था। जैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो लैपटॉप में या मोबाइल में फ़ोल्डर्स बनाते हो तो सबका नाम देते हो, फिर उसी में कर देते हो अदर, यानी बाकी सब चीज़ें होंगी जो मिसलेनियस होंगी, है ना, वो अदर में चली जाएंगी। तो दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन था। तो जैसे जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, अब उनका क्या वर्ण बनाया जाए, नहीं बना सकते, तो उन्हें निषाद की कैटेगरी में डाल दिया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शूद्र कैटेगरी में उनको डाल सकते हैं। या जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज थी, मतलब जो व्यवसाय पे बेस्ड थी, जैसे सुनार हो गए, तो अब इन्हें किस वर्ण व्यवस्था में डाला जाए, या वर्ण व्यवस्था में डाला भी जाए तो वर्ण व्यवस्था में गोल्ड स्मिथ होगा, उसी से रिलेटेड तमाम पेशे वाले होंगे, तो एक अलग से पहचान उनको जाति के रूप में दे दी गई। व्हेन दे डिड नॉट नियरली फिट इनटू वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम में अगर वो फिट नहीं बैठते थे तो उनको जातियां दे दी गई। अब जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण एक वर्ण व्यवस्था का नाम है। क्षत्रिय अगर आप कहते हो तो क्षत्रिय एक वर्ण व्यवस्था का नाम है। लेकिन सोनार, लोहार, बढ़ई, अब ये मतलब चारों वर्णों में कहीं इनका नाम नहीं है। हाँ, अपने को वैश्य में जोड़ने बात दूसरी है, लेकिन उनकी पहचान जाति से हो जाती है। किस जाति के हो? सोनार जाति के हैं। अब ब्राह्मण चाहे मिश्रा हो चाहे पांडव जो भी हो, अगर उससे पूछो कि भाई जाति क्या है, तो कहेगा ब्राह्मण। तो भाई कुछ नए ग्रुप्स जो कहीं नहीं फिट बैठते थे किसी वर्ण व्यवस्था में, उन्हें जातियां दे दी गई। जातियां जो हैं उनकी संख्या बढ़ती भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स, जिन्हें श्रेणी भी कहा जाता है। देखिए, इसको बहुत ही सिंपल याद रखना है कि गिल्ड एक प्रकार का ग्रुप हो जाएगा। तो जातियां विद शेयर्ड ऑक्यूपेशन, मतलब कोई ऐसा पेशा कि सब उसी पेशे में लगे हों या उस पेशे से मिलते जुलते पेशे में लगे हों, उस ऑक्यूपेशन में लगे हों, तो वो एक ग्रुप के माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बुनकर है उनका ग्रुप, जो सुनार है उनका ग्रुप, जो लोहार है उनका ग्रुप, जो कुम्हार हैं उनका ग्रुप, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो मिट्टी गूंदने वाले, बर्तन बनाने वाले, बर्तन पकाने वाले, बुनकरों में बुनने वाले, रंगाई करने वाले, कपास से धागा तैयार करने वाले, है ना, सब एक मिलते जुलते ऑक्यूपेशन माने जाएंगे। तो ऐसे गिल्ड्स होती थी। तो जातीज विद शेयर्ड ऑक्यूपेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स एंड श्रेणीज। ओके, अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं आपको, कि माइग्रेशन ऑफ गिल्ड वीवर्स। तो लगभग 5th सेंचुरी कॉमन इरा में मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है, जहाँ पर वीवर्स की एक गिल्ड के माइग्रेशन के बारे में बताया गया है कि वो अपना जो ओरिजिनल प्लेस होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मोस्टली वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो जातियाँ हैं, है ना, ये इनके बारे में बहुत कम जानकारी हिस्ट्री में मिलती है। तो लेकिन इसका जो इंस्क्रिप्शन में जिक्र था, तो पता चलता है कि गिल्ड कैसे वर्क करते थे। तो वहाँ उनकी हिस्ट्री बताई गई है कि जो सिल्क वीवर्स थे, मतलब सिल्क का की वीविंग करते थे, तो वो गुजरात से वो मंदसौर में चले जाते हैं। मंदसौर का उस वक्त नाम दशपुर था। गुजरात में जहाँ से जाते हैं उसका नाम था इंग्लिश में लाटा। अब क्यों जाते हैं? अब चूंकि नोट्स में पूरी किताब तो उतारी नहीं जाती ना, किस प्रकार से वहाँ वो राजा के बारे में सुनते हैं कि बहुत ही वो उदार हृदय का है, तो वो उस क्षेत्र में चले जाते हैं। उसकी ग्रेटनेस के बारे में सुना होता है, तो पूरे परिवार समेत पूरे किन के साथ वो चले जाते हैं। इनसाइट इनटू गिल्ड डायनेमिक्स, तो गिल्ड कैसे वर्क करता था, है ना, दिस इज कॉल्ड गिल्ड डायनेमिक्स। कैसे उनका जीवन बीतता था, उनकी दिनचर्या क्या होती थी। तो द इंस्क्रिप्शन रिवील्स, मतलब इंस्क्रिप्शन ये शो करता है, इनसाइट मतलब हमें नॉलेज देता है गिल्ड के डायनेमिक्स के बारे में। जैसे कि गिल्ड वैसे तो बेस्ड होता था, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, शेयर्ड ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि डिस्पाइट मेंबरशिप बीइंग बेस्ड ऑन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि भाई अगर आपको किसी गिल्ड में शामिल होना है तो उस गिल्ड में जो ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन में कहीं ना किसी मामले में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। अब सुनार के गिल्ड में कोई लोहार तो शामिल नहीं किया जा सकता, है ना, उस टाइप से। तो गिल्ड के अपने रूल्स होते थे, उनमें दूसरे लोग मतलब और लोग शामिल नहीं हो सकते थे। तो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो तभी आपको गिल्ड की मेंबरशिप मिलेगी। लेकिन सम मेंबर्स परसूड अदर ऑक्यूपेशंस, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो और ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते थे। और ये चीज़ आपके बुक में लिखी हुई है, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन था संस्कृत में था, कि जैसे कि कोई म्यूजिक में पारंगत है, कोई बायोग्राफीज लिख लेता है, कोई स्टोरीज में दक्ष है, कोई रिलीजियस डिस्कोर्स में मशहूर है, कोई कर्मकांड अच्छे से मतलब रिलीजियस राइट्स के बारे में जानकारी रखता है, और एस्ट्रोनॉमी में भी मास्टरी हासिल कर रखी है। कुछ लोग बैटल और युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए फेमस हैं। ये सब आपकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो इसके अलावा इट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट, उसमें ये भी लिखा गया है कि वो जो गिल्ड होता है वो पूरी तरह से अपनी जो अर्निंग्स होती है उनको इकट्ठा करके इन्वेस्ट करता है ना,
और वो वहाँ पर एक सन गॉड को डेडिकेटेड एक मंदिर बनवाते हैं। मीन्स डिसीजन मेकिंग अमंग मेंबर्स, इससे पता चलता है कि वहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी, क्योंकि वो इकट्ठा मिलकर निर्णय लेते हैं और अपना अपना पैसों का अंशदान देते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी वेल्थ का, जो उन्हें क्राफ्ट से उन्होंने हासिल की थी, और फिर वो एक कंस्ट्रक्ट कराते हैं एक मंदिर को डेडिकेटेड टू सन गॉड। इसके बाद आपको आना है कि बियॉन्ड द फोर वर्णा इंटीग्रेशन, मतलब वर्ण से परे लोग जिनका कोई वर्ण था ही नहीं और किस प्रकार से उन्हें एक किया गया समाज में। तो सबसे पहली चीज़ है कि डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, भारत का जो सब, अभी तो भारत भारत है लेकिन सब कॉन्टिनेंट की बात हम सब ऑलरेडी सब कुछ समझा चुके हैं आपको, कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा यहाँ पे माना जाता है। तो ड्यू टू द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, बहुत बृहत है, और देयर हैव ऑलवेज इन पॉपुलेशन, तो ऐसी पॉपुलेशंस रही हैं हु सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज़। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में, धर्मशास्त्राज में, धर्मसूत्राज में लिखा गया था, उसके उनसे बिना प्रभावित हुए उनका जीवन चलता था। तो अब संस्कृत टेक्स्ट में ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया? जो लोग नॉन ब्राह्मणिकल ग्रुप्स थे, जो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते थे, है ना, तो उन्हें स्ट्रेंज कहा गया, अनसिविलाइज्ड कहा गया, और यहाँ तक कि उन्हें पशु समान भी कहा गया संस्कृत टेक्स्टों में। सीधी सी बात है कि जंगली और असभ्य। अब जैसे उदाहरण आपको देना हो कि भाई एग्जांपल्स ऑफ नॉन ब्राह्मणिकल ग्रुप्स हैं, तो अब जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो हंटिंग और गैदरिंग में लगे हुए हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए निषाद, तो उन्हें संस्कृत टेक्स्ट में नॉन ब्राह्मणिकल माना गया है, मतलब इनका जीवन ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार नहीं चलता था। आज भी जो आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, है ना, वो उनका कोई वो महाभारत, गीता और इन सब से कोई लेना देना थोड़ी है। उनका अपना ही जीवन होता है, अपने ही रूल्स हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। एकलव्य का इसमें उदाहरण दिया गया है, और पूरी स्टोरी आपको पता ही है। इसके अलावा जो सस्पिशन टुवर्ड्स नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, तो संस्कृत ग्रंथों में जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट हैं उन्हें भी शक की नज़र से देखा जाता था, यानी उन्हें भी इसी कैटेगरी में रखा जाता था, नॉन ब्राह्मणिकल। तो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट हुज लाइफ स्टाइल डिड नॉट फिट द सेटल्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि भाई अगर आप किसान हैं और एक जगह रहकर खेती करते हैं तो आप सेटल्ड एग्रीकल्चरल फार्मर कहलाएंगे। तो उस फ्रेमवर्क में भाई नोमैडिक मतलब जो एक जगह नहीं रुकते हैं, या इन्हें हम कहते हैं यायावर जाति हिंदी में, या आप घुमंतू आप कह सकते हो, खाना बदोश लोग। तो भाई जब एक जगह रहकर वो खेती नहीं करते थे तो उन्हें आप कैसे फार्मर कह सकते हो? तो उन्हें भी शक की निगाह से देखा जाता था कि शायद ये भी नॉन ब्राह्मणिकल ही हैं। इसके अलावा एटीट्यूड और नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज, इसके अलावा लैंग्वेज की बात आती है, तो जो नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज थी, है ना, उनको जो बोलने वाले लोग थे ना, पीपल स्पीकिंग नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेजेस, उन्हें भी मलेच्छ कहा गया और उन्हें भी हेय दृष्टि से देखा जाता था, नीच दृष्टि से देखा जाता था। यानी संस्कृत बोलते हो तो आप सभ्य हो और आपको सम्मान मिलता है। आज तो आप इंग्लिश बोल दो, है ना, तो बड़ा ही सम्मान मिल जाता है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, अब बात ये आती है कि भाई जो नॉन ब्राह्मणिकल लोग थे, खासकर बाहर से भी आए हुए लोग थे, जैसे शक है, कुषाण है, तो डिस्पाइट डिफरेंसेस, अंतर होने के बावजूद देयर वाज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल लोगों के बीच में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता था, उनके विश्वास मत के बारे में पता चलता था, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में मतलब इंटरेक्शन होता था। जैसे महाभारत में इसका एग्जांपल दिया गया, स्टोरीज इन महाभारत इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ दीज रिलेशंस, तो इन्हीं रिलेशंस पे एक एग्जांपल वहाँ दिया गया है, किस प्रकार से वहाँ पे जो भीम होते हैं ना, उनकी शादी जो है वो हिडिंबा से होती है ना, जिनका जो बेटा था घटोत्कच, जो महाभारत के युद्ध में यूज किया जाता है, फिर वहाँ उसको मार भी दिया जाता है, कर्ण अपने वज्रासन से मारते हैं उसको, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। और इससे पता चलता है देयर वाज ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कल्चर्स एंड बिलीव्स, एक तरफ ब्राह्मणिकल कल्चर है, दूसरी तरफ नॉन ब्राह्मणिकल कल्चर है, उनके बीच में शेयरिंग होती थी। अब आता है बात सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो 4 वर्ण व्यवस्था है, इसमें जो सबसे नीचे वाला जो तबका है, जो बॉटम पे है ना, उसे ही आप सबऑर्डिनेशन में कहोगे, और फिर इससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी बनता था। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिवाइड, तो जो धार्मिक जो भेद है, जो खाई है अंतर की, वो बढ़ रही थी। ब्राह्मणाज कैटेगराइज सर्टेन सोशल ग्रुप्स अनटचेबल, क्योंकि उसमें से उन्होंने कुछ सामाजिक समूह को अछूत घोषित कर दिया था, और इससे एक शार्पर सोशल डिवाइड बन रहा था। अब वो आज तक बना हुआ है ना। हिंदुइज्म जो है ना, वो अपनी बहुत ही बड़ी ईविल से गुजरता है, और इस ईविल को दूर करना है, धीरे धीरे दूर भी हो रहा है, वो है कास्टिज्म। अनटचेबल्स एंड चंडाल, तो चंडाल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपको पढ़ने को मिलेगा, तो चंडाल्स के बारे में पढ़ना है, जिन्हें अछूत कहा जाता था। दोज एंगेज इन एक्टिविटीज डीम पोल्यूटिंग, मतलब जो उन कामों में लगे हैं जिन्हें पोल्यूटिंग कहा गया, दूषित कहा गया, जैसे कि भाई डेड बॉडीज है, चाहे एनिमल की ही डेड बॉडीज क्यों ना हो ना, कॉसेस वगैरह, उनको डील करना,
और उन्हें चांडाल कहा जाता था, जो अंत्येष्टि क्रिया वगैरह करते थे शमशान घाट वगैरह में, जहाँ पर वो डेड बॉडीज़ को जलाना और शमशान घाट में मतलब जो भी वहाँ का जो भी बिज़नेस था वही सँभालते थे। उन्हें बॉटम पे रखा गया सोशल हायरार्की में, और इनके साथ कोई भी इंटरेक्शन मनाही थी। मतलब जो अदर जो 3 वर्ण के लोग थे, इंटरेक्शन विद देम वाज़ अवॉइडेड बाय दोज़ क्लेमिंग प्योरिटी, खासकर वो लोग जो अपने को शुद्ध समझते थे। और शुद्धता में सबसे पहले आ जाएँगे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो बिल्कुल उनकी छाया से भी दूर रहते थे। इसी में आपको जो है मतंग के उसके बारे में कहानी पढ़नी है, जो जातक कथा है। मतंग एक बोधिसत्व था। सब कुछ चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैंने सारी चीज़ें जो कलर्ड में लिखी गई वो भी बताई हैं, किस प्रकार से मतंग जो है, मतंग को आप कह सकते हो कि ही वाज द फर्स्ट क्रूसेडर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, है ना? वो उसे शूद्र के रूप में उसमें जन्म बताया गया है और किस प्रकार से वो अपना स्ट्रगल करता है और बाद में लोग उसे पूजने भी लगते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे। ड्यूटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ चंडाल्स, मनुस्मृति है ना? मनुस्मृति में बड़े रूल्स वगैरह लिखे गए हैं बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस के, है ना? जो ब्राह्मणिकल व्यू है, तो उसमें ड्यूटीज़ बताई गई हैं मनुस्मृति में कि भाई देखिए वो गाँव के बाहर रहेंगे, चांडालों के बारे में बात हो रही है, और लोगों के द्वारा फेंके गए बर्तन इस्तेमाल करेंगे, वो उन कपड़ों को इस्तेमाल करेंगे जो डेड बॉडीज़ में मतलब जो आती थी ना, जो उनको कपड़ा पहनाया गया होगा जो कुछ है, तो उनके कपड़े वो यूज़ करेंगे, और ऑर्नामेंट्स जो पहनेंगे वो सोने और चांदी के नहीं, लोहे के पहनेंगे, और वो सर्विंग एज एक्सिक्यूशनर्स, बल्कि वो मौत की सज़ा वगैरह किसी को दी जाती है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। आज भी अगर किसी को मौत की सज़ा दी जाती है तो चांडाल को ही बुलाया जाता है। भई जहाँ तक मेरी जानकारी है वही वो जो है वो फांसी के फंदे पे लटकाते हैं। इसके अलावा दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स, इसके अलावा जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है, उसकी डेथ हो जाए तो उनकी बॉडी को भी निपटाना इनका काम था। और दे वर आल्सो बार्ड फ्रॉम मूविंग अराउंड विलेजेस इन सिटीज एट नाइट, रात में उन्हें गाँव और कस्बों में, शहरों में जाना मना था। इसके अलावा आपको 2 चाइनीज़ पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ना है ना? फाहियान के बारे में, ज़ुआनज़ुआंग, जिसे हम कहते हैं कि फाहियान एंड वेनसवांग। तो फाहियान जो है जो 5th सेंचुरी कॉमन एरा में आए, और जो ज़ुआनज़ुआंग हैं ये 7th सेंचुरी सिरका में लगभग आए। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए थे, हर्ष के समय में आए थे। तो उन्होंने अनटचेबल्स के बारे में लिखा है कि साउंड क्लैपर, जब वो दिन में स्ट्रीट से गुजरते थे तो वो कोई ना कोई आवाज़ करते थे, चाहे तालियां बजाते हों, चाहे करतल का इस्तेमाल करते हों, जिससे कि लोग समझ जाएं कि भाई कोई चांडाल जो है वो बाहर है, और उसे वो अपने उसके उसको देखे भी ना, फिर वो एक प्रकार से अनाउंसमेंट हो जाता था उनका जो क्लैपर था। जैन जुआंग ने लिखा है कि जो एक्सिक्यूशनर्स थे, मतलब जो सज़ा देते हैं किसी को, मतलब सज़ा जो सुनाई गई है उस सज़ा को क्रियान्वित करते हैं, खासकर यहाँ मौत की सज़ा के लिए। और जो स्कैवेंजर्स थे, जो साफ सफाई काम करते थे, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, वो गांव में रहने की उनकी इजाज़त नहीं थी। तो आप सोचिए कि जो चीज़ें मनुस्मृति में लिखी गई हैं वो कितनी मैच करती हैं। उसके लिए जो अदर जो लैंग्वेज में टेक्स्ट हैं और अदर ट्रेडिशंस, जैसे बुद्धिस्ट जो है वो जो वैदिक धर्म है, जो ब्राह्मणों का धर्म है, जो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्राज में संस्कृत ग्रंथों में जो लिखा गया है वो एक अदर ट्रेडिशन है। तो दूसरे ट्रेडिशन को पढ़ते हैं हिस्टोरियंस पता लगाने के लिए कि क्या ये चीज़ें वाकई में कितनी सही रही होंगी, तो कोरोबोरेट करते हैं एक प्रकार से वो सबूत के तौर पे। हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोरियंस एनालाइज नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट टू तो जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है हिस्टोरियंस उनको भी पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर अनटचेबल्स एक्सेप्टेड देयर प्रिस्क्राइब्ड रोल्स, कि भाई जो अनटचेबल्स हैं जिन्हें बॉटम पे रखा गया है, जो कि सूत्रों की कैटेगरी में आते हैं, तो क्या उन्होंने अपना ये मान लिया था कि हमारा भाग्य ही ऐसा, जब हमारा जन्म इस परिवार में हुआ एक अनटचेबल के, तो हमारा जीवन ऐसे ही बीतना है। तो क्या वो मतलब वो अपने जीवन को स्वीकार कर लेते थे इस जीवन को, या रिवीलिंग वेरिड सोशल रियलिटीज़, और जो डिफरेंट सोशल रियलिटीज़ हैं क्या वो हमें देखने को मिलती हैं बियॉन्ड ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शंस, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखा गया है वो ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं। तो जो लिखा गया है उसके अलावा भी सोशल रियलिटीज़ थी कि नहीं थी, तो उसके लिए वो अदर ग्रंथ को पढ़ते हैं, और रियलिटी से परे भी स्थितियाँ देखी गई हैं जिसमें मतंग का हमने जिक्र किया था। इसके बाद बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, ये अपना अगला ट्यूटोरियल। तो कि बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।